अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ। शोएब लीजिंग का सवाल दिया था एक, उसमें अगर किया भी हो तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई मसला होगा। हाँ, एक सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ये जो 1 लाख रुपए की ऑप्शन है, जबकि उस वक्त मार्केट में कितने का होगा, 3 लाख शायद, मेरा ख्याल है 3 लाख था। तो सवाल ये पूछा था स्टूडेंट ने कि अगर ये 3 लाख ना होता, थोड़ा होता, तो वर्ड बार्गेन परचेज ऑप्शन लिखा हुआ काफी है, वर्ड लिखा हुआ था बार्गेन परचेज ऑप्शन। अगर वो 3 लाख ना भी बताता, सिर्फ इतना कह देता कि 1 लाख रुपए की बार्गेन परचेज ऑप्शन है, तो बस बात खत्म, बार्गेन परचेज ऑप्शन है। हाँ, अगर वो बार्गेन का वर्ड यूज ना करता, फिर आपको खुद ही कंपेयर करके पहचानना था। तो 1 लाख 3 लाख से कम है काफी, तो इसलिए ये बार्गेन परचेज ऑप्शन ही है। चलिए, बार्गेन परचेज ऑप्शन बस बहुत है। एक वैरायटी टर्मिनेशन पेनल्टी, टर्मिनेशन पेनल्टी, एक तो इसका असर पड़ता है यूजफुल लाइफ पे। यूजफुल लाइफ कहां से आ गई, लीज टर्म। लीज टर्म में इसका क्या इंपैक्ट होता है कि अगर हमें रीजनेबल सर्टेन है कि ये टर्मिनेट करवाएगा, तो ठीक है, करवाएगा। और अगर रीजनेबल सर्टेन है कि टर्मिनेट नहीं करवाएगा, तो नहीं करवाएगा। और अगर अनसर्टेनिटी है, अगर अनसर्टेनिटी है तो भी हम इसी तरफ ही जाते हैं कि टर्मिनेशन होगी। तो अगर टर्मिनेशन होगी तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब अगर पेनल्टी देनी पड़ेगी तो इसका GIL NIL की कैलकुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। टर्मिनेशन पेनल्टी चूंकि लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन का हिस्सा है, तो जब आप PV ऑफ GIL निकाल रहे होंगे, कौन सा मोबाइल है, कौन सा मोबाइल है, तो की बात है, देख लो यार कितना कीमती चीज यही है। तो एक तो इसका काम ये होगा कि जब आप डिस्काउंटिंग कर रहे होंगे तो इसकी भी डिस्काउंटिंग करनी है। फिर लीज कैजुअल बनाते हुए इसकी पेमेंट कहाँ आनी है, सबसे आखिर में। तो बिल्कुल जैसे BPO का बताया था ना, सेम सब वही है। जो BPO के बारे में आपको बात बताई थी, प्रैक्टिस कराई थी, इसका भी सेम वही है, कोई नई वैरायटी नहीं है, सेम वही है। इतनी हुई थी बात शायद। क्वेश्चन, हाँ, रेंट हॉलिडे, बस ये इतनी थी वैरायटी, रेंट हॉलिडे। ये नाम नहीं इंपॉर्टेंट, यानी ऐसा नहीं है कि आपको सवाल में रेंट हॉलिडे का नाम मिलेगा, बस बात यह है कि कोई साल खाली जा रहा होगा, वो रेंट हॉलिडे है। कि किसी साल में रेंट की पेमेंट नहीं है तो वो रेंट हॉलिडे है। अब इसका सवाल पे क्या फर्क पड़ेगा, इसमें अंग्रेजी कोई नहीं है मेरे पास लिखवाने के लिए, बस एक सवाल बता देता हूं। पॉज करना एक मिनट। अच्छा, रेंट हॉलिडे में करना क्या है, ये बस सवाल के साथ ही सीख लेते हैं। इसका मैंने कोई डाटा लिखवाया था, चले मुझे वो डाटा बता दें। लीज टर्म 5 years, 12 था कि 16 था, 12 था। और क्या बताया था, हाँ ठीक है। लीज टर्म 5 years, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर, इम्प्लिसिट रेट 12%, 12%, लीज रेंटल 46,500, 46,500, 46,500, पेएबल एट एंड ऑफ ईयर, पेएबल एट एंड ऑफ ईयर। No rent is payable. No rent is payable in first 2 years. मुझसे रिक्वायर्ड है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SAFP, जनरल एंट्रीज,
फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। चले पहली एंट्री का एनआईएल तो निकाल लेना पहले। पहली एंट्री के लिए एनआईएल जी 16 111 इधर कुछ नहीं है और इधर 46,500 46,500 46,500। अब जब इस पे पावर 3 डिस्काउंटिंग लगाएंगे तो उसका जो आंसर पहुंचेगा वो यहां पहुंचेगा, फिर उसको 2 साल और डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो एनआईएल बन जाएगी पहले दिन की 46,500 पावर 3 डिस्काउंटिंग, इसका आंसर यहां पहुंचेगा, फिर उसको 2 साल सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग फिर करनी पड़ेगी। 8935 ये है एनआईएल पहले दिन की। लीज टर्म 5 साल है, कैश फ्लोस 5 नहीं कहा मैंने, लीज टर्म 5 साल है और 2 साल छुट्टी है तो इसका मतलब कैश फ्लोस 3 है। तो पहली एंट्री बन जाएगी फर्स्ट जनवरी 21 लीज रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट 89035। अच्छा यहां पर एक सवाल मतलब मैं स्टूडेंट होता तो मेरे ध्यान में तो आता कि कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है इसकी पीवी से, क्योंकि आज लेसर की जेब से इतने ही पैसे जा रहे होंगे तभी तो वो कल को इनकी रिकवरी इस शक्ल में कर रहा है। यानी आज उसकी जेब से जो एसेट के पैसे जा रहे होंगे प्लस जो आईडीसी जा रहा होगा इतना ही पैसा उसकी जेब से जा रहा होगा। ये जब मैं आपको इम्प्लिसिट रेट कैलकुलेट करना बता दूंगा या जब आईडीसी वगैरह बता दूंगा ना तो आपको पता चलेगा कि इसकी जेब से वाकई आज पैसे इतने जा रहे हैं, इसलिए कैश क्रेडिट हो रहा है। तो इनिशियली लीज रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा हाँ, वो शुएब लीजिंग वाले में से एक सवाल याद आया, एक बच्चे ने आके पूछा था कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्यों नहीं हुई। तो लेसर है, फाइनेंस लीज है, तो लेसर अपनी बुक्स में तो पीपी डेबिट ही नहीं कर रहा, तो डेप्रिशिएट किसको करेगा वो, तो डेप्रिसिएशन की कोई नहीं एंट्री होनी। इसके बाद
2021 में और क्या एंट्री होगी? कैश तो कोई मिल नहीं रहा, तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, कैश तो कोई मिल ही नहीं रहा। इंटरेस्ट होगा क्योंकि जब डिस्काउंटिंग होगी तो वापस आगे बढ़ते हुए इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि डिस्काउंटिंग क्या होती है कि इनको हम निचोड़ के इनमें से हवा निकाल के इनको यहां ले आते हैं, फिर जब टाइम गुजरता है तो उसमें हवा भरते हैं, तो वो जो हवा भरते हैं वो इंटरेस्ट इनकम होगी। तो 31 दिसंबर पे इंटरेस्ट इनकम आएगी। लीज रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितनी, ये टेबल से बनाता हूं। टेबल बना के दिखाता हूं। अच्छा, अब रेंट हॉलिडे में आपने करना यह है कि जो साल खाली हैं बीच में, लाइन उनकी भी बनेगी, पेमेंट नहीं आ रही होगी बस। जैसे 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22, लाइन बनेगी इनकी, पैसे नहीं है, जीरो। लाइन क्यों बननी है? इंटरेस्ट के लिए। तो जो रेंट हॉलिडे का सवाल अगर हुआ, यानी कोई बीच में साल खाली आ रहा हुआ, तो लाइन बनेगी उस साल की, पेमेंट उसमें जीरो आएगी। बाकी सवाल वैसा ही है। 89035, साल गुजरेगा तो इंटरेस्ट इसमें पड़ेगा। पेमेंट कोई नहीं है। 99719। इसी तरह से अगले साल भी इंटरेस्ट इस पे पड़ेगा, पेमेंट कोई नहीं है। 966, पेमेंट कोई नहीं है। 1111685, 40, पेमेंट आ गई अब 46500, 78587, 78587, 9430, 46500, 4983। तो 2021 की इनकम हो गई 10684। ये हो गई एंट्री। SOFP, SOCI, SOCI में क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम। नॉन करंट एसेट्स में कितना और करंट एसेट्स में कितना? हम खड़े हैं यहां। नॉन करंट में कितना? जज्बाती आंसर है ये। नॉन करंट में कितना? अच्छा चलिए, करंट में कितना? चलिए, करंट में कितना? करंट में कितना? करंट में कितना?
मुश्किल सवाल नहीं पूछा मैंने वैसे। करंट में कितना? जीरो। क्यों जीरो? जब अगले साल मिलना ही कुछ नहीं है तो करंट पोर्शन किस बात का? करंट पोर्शन में क्या आता है? जो अगले साल रिकवरी हो जाएगी, तो अगले साल होगा कुछ रिकवर, तो फिर करंट में कुछ नहीं आएगा। नॉन करंट में कितना आएगा? है? अच्छा, नॉन करंट में कितना आएगा? हम यहां खड़े हैं, मैंने बताया था कि अगले साल की लाइन में देखना है, वो नॉन करंट में, बाकी करंट में। तो ये बात हो रही थी जो ईयर एंड का लेजर बैलेंस है उसको तोड़ना होता है, उसमें से इतना करंट और इतना नॉन करंट। तो जब इसमें से करंट कुछ है ही नहीं, तो यही सारा का सारा नॉन करंट है। 111 तो अभी बना ही नहीं है ना। 111 तो तब बनेगा जब अगले साल का भी इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी रिसीवेबल है ही 99 और हम उसमें से कोई करंट पोर्शन नहीं बता रहे, तो सारा का सारा नॉन करंट है। तो ये सारा का सारा नॉन करंट है। जब अगले साल रिकवर कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर करंट किस बात का? अच्छा, वैसे तो इस सवाल में ये रखूंगा तो मैं फिगर टैली नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अब क्या फर्क पड़ेगा अगर यहां पेमेंट होती 1000 की बस, तो भी करंट में कुछ ना आता, क्योंकि अगले साल ये जो पैसा मिलेगा, लेंडर हमेशा पहले अपना इंटरेस्ट पूरा करता है। तो ये इसमें से मिल रहा होगा, इसमें से कुछ नहीं मिल रहा होगा। अब इसके लिए ना मैं फार्मूला बना देता हूं आपको। मैंने आपको एसओएफपी में एक फॉर्मेट बता के कहा था कि 2-3 लाइनों की जगह छोड़ लें। जब एसओएफपी का फॉर्मेट बना के दिया था ना, तब कहा था 2-3 लाइनों की जगह छोड़ लें, एक नोट लिखाऊंगा। अब ये नोट रेंट हॉलिडे के लिए नहीं है, लेकिन इसकी बेस्ट मिसाल रेंट हॉलिडे है, इसलिए रेंट हॉलिडे के बाद नोट लिखवा रहा हूं। अदरवाइज ये जो नोट लिखवा रहा हूं ये रेंट हॉलिडे के लिए नहीं है, सिर्फ ये उस बात के लिए भी हो सकता है जब पैसे कम हो, तो जैसे मैंने सिर्फ 1000 रुपए लिखे थे। लेकिन इसकी मिसाल चूंकि रेंट हॉलिडे ज्यादा बेहतर समझ आती है, इसलिए मैं अब ये नोट बता रहा हूं। वो नोट ये है, उर्दू में खुद ही लिख लेना बेशक। हम ईयर एंड पे खड़े, अगर अगला साल बैलेंस कम होने की बजाय बढ़ रहा है तो करंट में कुछ भी नहीं आएगा, और जो करंट ईयर लेजर बैलेंस है वो सारा का सारा नॉन करंट में आएगा। लीज स्केड्यूल में खड़े हम जब करंट नॉन करंट तोड़े होते हैं, तो अगर अगले साल का बैलेंस कम होने की बजाय बढ़ रहा है तो फिर करंट में कुछ नहीं लिखना, और जो करंट ईयर का लेजर बैलेंस है वो सारा का सारा नॉन करंट में लिखना है। लीज स्केड्यूल में हम जिस ईयर एंड पे खड़े हैं उससे अगले ईयर को देखें। अगर अगले ईयर का बैलेंस बढ़ रहा है इस ईयर से, तो फिर करंट में कुछ नहीं आएगा, और जो इस साल का लेजर अकाउंट बैलेंस है वो सारा का सारा नॉन करंट में आएगा। हाँ, इंटरेस्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो भी ये बढ़ ही रहा होगा। तो लेंडर ना हमेशा जब भी पैसे लेता है पहले इंटरेस्ट रिकवर करता है।
हाँ जी, नोटेड। चले, रेंट हॉलिडे यही था बस। और ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट्स भी हो गए। अच्छा, अगर इसी का चले नोट भी बना लेते हैं, नोट भी बना लेते हैं। मेच्योरिटी एनालिसिस में क्या आएगा? यहां खड़े हम, कितने साल रह गए? नहीं, 4 रह गए ना बाकी। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, लेकिन ये 0 है। और 46,500, 46,500 और 46,500। और रिकन्सिलिएशन में हम यहां खड़े हैं, 4 रह गए। ये पहला 0 है, 3 कैश फ्लोज है, और ये टोटल आ जाएगा। और रिकन्सिलिएशन में इससे स्टार्ट होगा। यूजीआरवी कोई नहीं, डीआईएल आ जाएगा, और एनआईएल में लिख देंगे ये। चलें, ये हो गया रेंट हॉलिडे। अब अगली वैरायटी देखते हैं। ये नोटेड सारा। अगर क्वेश्चन में जीआरवी यूजीआरवी आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, पीछे पड़े हुए फॉर्मेट्स में कुछ का जवाब अभी अब मिलेगा इसके साथ। सवाल में कैसे पता चलेगा कि एसेट लेसी रखेगा या वापस करेगा? ये मैं आपको कुछ हिंट्स बताऊंगा। ये जो मैं यहां पर ये गाइडेंस बताने लगा हूं ना, ये सारी डिस्कशन एप्लीकेबल ही तब है, ये वैरायटी आएगी ही तब अगर एसेट विल बी रिटर्न टू लेसर है। वैसे सवाल में जीआरवी यूजीआरवी की टर्म्स अगर आ जाती है ना, तो एसेट पक्का वापस होना ही होना होता है। लेकिन मैं आपको ये निशानियां बता भी दूंगा। अच्छा, एक काम तो ये होगा कि अच्छा, अब एक पुरानी बात की ना रीजन समझाता हूं नॉलेज के लिए। अगर एसेट लेसर को वापस आना है तो इस एसेट से लेसर को टोटल क्या क्या रिकवरी होनी है? रेंटल मिलना है, टोटल रिकवरी इसकी, रेंटल्स मिलेंगे। और कल कोई एसेट वापस मिलेगा तो क्या करे इस एसेट का? बेच देगा। और बचपन में पढ़ा था एसेट एंड पे कितने का बिकता है? आरवी, रेजिडुअल वैल्यू। और मैंने बताया था जीआईएल होती है जो एसेट की टोटल रिकवरी लेसर को होनी है, वो ये है। अब इस आरवी को हम 2 में तोड़ लेते हैं, जीआरवी और यूजीआरवी। ये क्या है? रेंटल्स प्लस जीआरवी है। ये लीज पेमेंट्स हैं, ये लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन में था। तो जीआईएल क्या हो गया? लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी। ये इसलिए मैंने जीआईएल का फार्मूला बताया था, लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी। तो अब जब हमने जीआईएल की पीवी निकालनी होगी तो इसकी और इसकी दोनों की डिस्काउंटिंग करनी है ना। तो बस यही बता रहा हूं कि जीआरवी और यूजीआरवी चूंकि दोनों ही ये दोनों जीआईएल का हिस्सा हैं, तो ये बच्चे ना डिस्काउंट करना भूल जाते हैं।
अच्छा, दूसरा काम वो मैं आपको भी सवाल के साथ समझाता हूँ। अभी बस लिख देता हूँ, ये मैं भी सवाल कराता हूँ तो बताता हूँ। और तीसरा पॉइंट भी मैं आपको सवाल के साथ समझाता हूँ। लीज स्केड्यूल पूरा बनाए ना, तो उसमें सबसे आखिर में आज तक बैलेंस जीरो होता आ रहा था। अब वो बैलेंस जीरो नहीं होगा, टोटल आरवी के बराबर होगा। क्यों होगा, सवाल के साथ समझाता हूं। बस इसमें जो बातें बतानी थी वो बता दी, सवाल करें थे इसका। ये नोटेड। चलें सवाल लिखें। लीज टर्म 5 साल, कमेंसमेंट 1 जनवरी 21, अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर, इम्प्लिसिट रेट 16%, इम्प्लिसिट रेट 16%, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट समझते हैं ये क्या होगा? ये भी लेसी ही पे कर रहा होगा, बस शुरू में ही दे रहा होगा। तो डाउन पेमेंट है 10,000, लीज रेंटल 57592, 57592, payable at end of every year, payable at end of every year. Total expected RV, total expected RV 24,000, 24,000, 75% of this value, 75%, 75% of this value is guaranteed to lessor. इम्प्लिसिट रेट बता दिया। चले, मुझसे रिक्वायर्ड है सारा कुछ, एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट, नोट्स फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21,
फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। एंट्रीज 1 जनवरी 21, लीज रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, कितना करें कैलकुलेट? इनिशियल एनआईएल करें कैलकुलेट, इनिशियल एनआईएल कैलकुलेट करें। नहीं, हम्म 210। देखें, जब हम लीज पेमेंट की पीवी निकालेंगे तो 10,000 क्या पैसे नहीं मिल रहे, वो भी लीज पेमेंट ही है, उसकी पीवी 10 ही है, ये तो आज ही मिल जाएगा। बाकी रहेगा रेंटल्स 57592, ये है 5, 1 - 1 + 16% पावर -5, और जीआरवी भी है, यूजीआरवी भी है। जीआरवी कितनी है? 24,000 का 75%, यानी 18। तो 18,000 की भी डिस्काउंटिंग करनी है और 6,000 की भी करनी है, तो 18 और 6 की अलग अलग करनी है, अलग अलग कर लें। 24,000 की करनी है, 24,000 की कर लें। करना तो दोनों को डिस्काउंट है, 210, ये बन गई एनआईएल। तो 210 210, ओके। और उसके बाद पहले ही दिन पैसे मिल गए, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, ये डाउन पेमेंट रिसीव हो गई, 10,000। उसके बाद साल के एंड पे 31 दिसंबर 21, लीज रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इंटरेस्ट फॉर 2021, और 31 दिसंबर 21 कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 57592, ये रेंटल रिसीव हो गई। ये हो गई एंट्रीज। और इंटरेस्ट के लिए स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब डाउन पेमेंट है ना, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि टेबल में पहली लाइन 1 जनवरी की आ जाए जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहली लाइन स्किप कर दें, एक लाइन बच जाएगी, अगर आपको काम की लगे बात तो बेशक ऐसे कर लें। डाउन पेमेंट वाली लाइन स्किप कर दें और उसको स्किप करके टेबल स्टार्ट 210 की बजाय 2 लाख से कर लें। क्यों? 2 लाख रिसीवेबल बना, 210
साथ ही 10 रिसीव हो गया, तो बेशक आप स्टार्ट ही 2 लाख से कर लें। अगर आपको ये बात आसान लग रही है तो आप लिख लें बेशक कि अगर डाउन पेमेंट है सवाल में, तो आप जो टेबल स्टार्ट करें वो इनिशियल NIL नेट ऑफ डाउन पेमेंट से स्टार्ट कर लें, टाइम बच जाएगा। अगर आपने 2-10 से स्टार्ट करना है तो पहली लाइन 1 जनवरी 21, 2-10, 0, 10, 2 लाख। इंटरेस्ट कितना बना? 16%, 32,000, 57592। 174408। $27,906। One double four 23156 110 286 17646 34 11252। चौबीस 24,000 क्यों बच गया, इसका भी थोड़ी देर तक मिलता है जवाब। हम खड़े हैं 31 दिसंबर 21, यहां खड़े हैं। ये मैंने ये बात लिखी थी कि एंड पे टोटल आरबी बचेगी, बच गई। अच्छा वैसे अभी तक जितना किया क्यों बच गई एंड पे? जब हमने उसकी पीवी से स्टेबल स्टार्ट किया है और उसको पेमेंट भी नहीं दिखाया तो एंड पे बचना ही है उसने। अब इसका क्या करेंगे वो भी थोड़ी देर तक पता लगता है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SFP और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI। इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम कितनी? 32,000। नॉन करंट में यहां खड़े हम 144 और करंट में 174408 माइनस 144,722 29,666। नोट्स मैच्योरिटी एनालिसिस। हम खड़े हैं ईयर 1 के एंड पे, कितने साल रह गए? 4। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। 57592 57592 57592। अच्छा ये ब्रेकअप हम बता रहे हैं रेंटल्स का या लीज पेमेंट्स का?
लीज पेमेंट्स का, तो लीज पेमेंट्स में रेंटल के अलावा जीआरवी भी है। तो जब जीआरवी भी है तो वो भी तो दिखानी है इसमें, क्योंकि हम लीज पेमेंट का ब्रेकअप दिखा रहे हैं, तो वो कहाँ होगी? आखिर में। तो इसलिए आखिर में आके आप इस 5-7 के साथ 18 भी शामिल कर लेंगे। जी 75592 24368 रिकंसिलिएशन। अच्छा, अब रिकंसिलिएशन में हमने इसको एंड पे किससे टैली करना है? एनआईएल से। इससे इसमें क्या सिर्फ जीआरवी की पीवी है या यूजीआरवी की भी है? यूजीआर की भी है। तो फिर सिर्फ इससे टैली करना तो मुनासिब नहीं है, तो साथ यूजीआरवी को भी मिलाना पड़ेगा। इसलिए रिकंसिलिएशन के फॉर्मेट में आता है टोटल लीज पेमेंट्स में हम यूजीआरवी ऐड करते हैं। तो 248368 इसमें ऐड करते हैं यूजीआरवी 6000 254368। इसलिए होती है लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी इज इक्वल टू जीआईएल। फिर इसको टैली करना है एनआईएल से। एनआईएल हम वहां वो 17 हाँ ईयर एंड वाला बैलेंस 174408 760 ये रिकंसिलिएशन है। अच्छा, अभी तो टेबल बना लिया, लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि क्या हर दफा सवाल में टेबल पूरा बनाना पड़ेगा? नहीं, टाइम जाया नहीं करेंगे। अब ये सवाल आपके सामने मैंने एंट्रीज भी की हैं, एसओएफपी, एसओसीआई, नोट्स। क्या इस टेबल के पूरा बनाने की जरूरत पड़ी? सिर्फ 2 लाइनें। बल्कि इसको ये याद करने की बजाय कि सिर्फ 2 लाइनें, इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि जिस साल का सवाल है उससे अगली लाइन तक बस। तो अभी तक तो हम बना रहे थे पूरा टेबल, क्योंकि मैंने आपको ये चीज इस सवाल में सिखानी थी। अदरवाइज सवाल में लीज स्केड्यूल पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है। जिस साल का सवाल है उससे 1 साल आगे तक बना लें, बस बहुत है। क्योंकि पेमेंट अच्छा वहां क्यों नहीं डाला, इस क्यों का जवाब अभी देता हूं। ये रिकंसिलिएशन और ये मैच्योरिटी एनालिसिस, इसमें बताएं, कुछ पूछना है तो। हाँ जी, इसमें पूछें जो पूछना है। अच्छा, इसकी बार बार जरूरत नहीं है, ऐसी बस टेबल बनाए हुआ है तो एक दफा दोबारा बता देता हूं। अगर ये टोटल करेंगे ना तो ये वो बनेगा 79। क्योंकि हम दुनिया वालों को ये बता रहे होते हैं कि टोटल रिकवरी हमारी इतनी होनी है, लेकिन हम रिसीवेबल अभी इतना बता रहे हैं क्योंकि इसमें वो इंटरेस्ट शामिल है जो अभी हमने अर्न नहीं किया, तो इसलिए इसको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कहते हैं। यहां तक नोटेड? अच्छा, अब एक सवाल लिखें। इसी की एक और रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, यानी इसी सवाल की एक और रिक्वायरमेंट। पीछे जगह नहीं है, कोई बात नहीं, आगे लिख लें। इसी सवाल की एक और रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये एक और रिक्वायरमेंट तो बताता हूं। एक सवाल होमवर्क है आसान सा, गैलेक्सी लीजिंग के नाम का एक सवाल होगा। गैलेक्सी लीजिंग ऑटम 2014, ऑटम 2014 अटेम्प्ट का गैलेक्सी लीजिंग के नाम का एक सवाल होगा बुक में, वो होमवर्क है। क्वेश्चन 11 गैलेक्सी लीजिंग के नाम का ऑटम 2014 एक सवाल है, वो होमवर्क है। अच्छा, एक और चीज मैं उम्मीद कर रहा हूं आपकी कॉमन सेंस पे, लेकिन तसल्ली कर लेता हूं।
24,000 में से मैंने जीआरवी बता दी 18,000, तो यूजीआरवी कैसे निकाली? डिफरेंस लेके। अगर मैं बताता ही सिर्फ जीआरवी, टोटल आरवी यूजीआरवी का जिक्र ही नहीं करता, बस कहता 18,000 जीआरवी है, तो फिर है नहीं, सिर्फ कहा है जीआरवी 18,000 है बस, ना कोई टोटल ना कोई यूजीआरवी, कुछ नहीं बताया। इसी को क्या करते हैं? तो बस फिर यही टोटल होती। इसी तरह अगर सिर्फ इतना कहता कि 6,000 यूजीआरवी है, कोई जीआरवी का जिक्र नहीं, कोई टोटल आरवी का जिक्र नहीं, तो वही टोटल होती। ये अंडरस्टूड बात है। अगर जीआरवी यूजीआरवी दोनों में से एक पता है, दूसरी का कोई है ही नहीं सोर्स, तो दूसरी जीरो है फिर। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट ये लिखें कि जनरल एंट्रीज ऑन रिटर्न ऑफ एसेट, यानी जब 5 साल बाद एसेट वापस हो जाएगा तो उसकी जनरल एंट्रीज इफ asset is sold by lessor, if asset is sold by lessor for, अब for के बाद पार्ट ए, यानी दो सिनेरियो में 27,000 27,000 और सिनेरियो बी 15,000 15,000। मुझसे रिक्वायर्ड है एंट्रीज। 5 साल के बाद जब एसेट लेसर को वापस आ जाएगा, तो जब ये एसेट लेसर ने खरीदा था तो पीपीई डेबिट क्यों नहीं किया था? क्योंकि फाइनेंस लीज थी और इस एसेट के सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड का फायदा लेस ही लेके जा रहा था, तो ये इसको किस मुंह से अपना एसेट कहता। लेकिन अब ये एसेट इसको आ गया वापस, तो अब कह ले पीपी, तो एंड ऑफ लीज टर्म लेसर इसको पीपी कह लेगा। कितने से? टोटल आरवी। क्यों? क्योंकि एसेट बचपन की बात बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ पे खड़ा है, कितनी वैल्यू होती है उसकी? आरवी। तो इसको हम कर लेंगे 24,000 से डेबिट। इसी दिन के लिए इसमें 24 का बैलेंस बचा के रखा हुआ था, अब ये क्रेडिट होगा और पीपी डेबिट होगा, इसलिए इसमें 24 रखा हुआ था। तो लीज रिसीवेबल में इसीलिए एंड पे टोटल आरवी बची हुई थी कि उसके अगेंस्ट अब ये पीपी ले लेगा वापस, तो पीपी डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट। और अब ये जब मार्केट में बेच देगा, तो मैंने दो सिनेरियो बनाए। पहले में कितने का बेचेगा? 27। अच्छा, अब ये जब बेच रहा है ना, तो अब ये सिंपली अपना पीपी बेच रहा है, यानी अब लीज खत्म हो गया, लीज इधर खत्म हो गया, अब ये बस पीपी बेचना है, कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्रेडिट। और सिनेरियो बी में कैश कितने से डेबिट? 18 से। क्यों? क्योंकि इसको किसी ने गारंटी किया था कि 18 का बिकेगा ही बिकेगा, नहीं बिक सका तो वो अपनी जेब से पूरे करके देगा, लेसर को तो पूरे 18 ही मिलेंगे। और लॉस ऑन डिस्पोजल। तो जब एंड पे एसेट लेसर को वापस आ जाएगा, तो लेसर के लिए अब ये नॉर्मल पीपी बन गया, और जरूरी नहीं है कि उसको बेचे ना बेचे, इस्तेमाल कर ले, इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो अभी उसका सादा पीपी बन गया। तो इसलिए एंड पे टोटल आरवी बचती है, क्योंकि इसके अगेंस्ट लेसर ने एसेट रिसीव करना होता है। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।